जहां एक तरफ नेपाल टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए जुड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल फैंस की नजर वर्ल्ड कप के साथ साथ नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 पर भी है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन लास्ट टाइम रखी थी वो सारी की सारी मीट हुई। चाहे आप स्टार स्पोर्ट्स की बात करो या फिर बड़े प्लेयर्स की बात करो, पहले साल में काफी अच्छी अचीवमेंट, और उसके बाद जब यह कहा गया कि दूसरा साल और बेहतर होगा, तो सबकी नजर सिर्फ पारस दाई पर होती कि इस बार क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं, इस बार क्या कुछ नया बताने वाले हैं। और वैसे ही इस बार सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स ने एक इनिशिएटिव लिया पॉडकास्ट का और इनको बुलाया, और पारस दाई ने वहां बैठ करके बहुत लंबी बात करी, ढेर सारी बात हुई और बहुत सारी मेगा अपडेट्स दी है नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 को लेकर के, जिसको डिस्कस करेंगे। संदीप लामिछाने के बारे में बात करी है, उसको डिस्कस करेंगे। चैंपियंस लीग टी20 के बारे में थोड़ी सी बात कहूंगा, बिकॉज पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वाले चैनल पर, उसमें कुछ लोगों ने जो नेपाल से हैं उन्होंने वहां पर मैसेजेस किए थे रिगार्डिंग चैंपियंस लीग टी20 एंड एनपीएल, तो उसको लेकर भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है, वो भी मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पारस दाई की जो पूरी मेगा अपडेट है इस पर्टिकुलर सीजन 2 को लेकर के, उसमें जो सबसे पहली चीज है वो तो यही कि नेपाल प्रीमियर लीग स्टार स्पोर्ट्स पर कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज साफ साफ बताया कि हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, और नुकसान नहीं हुआ इस वजह से हमने जिस तरह से लास्ट ईयर स्टार स्पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट करवाया था, उसी तरह से इस बार भी आप स्टार स्पोर्ट्स को देखोगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और पिछली बार से वी आर वेरी श्योर कि और इंप्रूव्ड वर्जन में आप देखोगे, बिकॉज अंडर लाइट्स होगा, चीजें बेहतर होंगी। तो यस, स्टार स्पोर्ट्स रह रहा है, और जितना ज्यादा और इस तरह के चैनल और इस तरह के ब्रॉडकास्ट से आप नेपाल से बाहर लेकर जा सकते हो इस लीग को, उतना ज्यादा ये लीग बड़ी होगी। इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूं कि अगर ये लीग नेपाल में रहती है तो फिर वो सिर्फ नेपाल की लीग बनकर रह जाएगी, लेकिन अगर ये लीग बाहर होने लगती है, जैसे मैं इंडिया का हूं, मैं यहां बैठकर अगर एनपीएल के बारे में बात कर रहा हूं और बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्री से, कल को अगर ऑस्ट्रेलिया कोई बंदा बैठ करके एनपीएल के बारे में बात करने लगेगा, तब वो लीग जो है वो मेगा लीग में कन्वर्ट होगी। अभी एक सीजन हुआ है, आई एम वेरी श्योर कि 2 3 4 5 सीजन आते आते तक आप सिर्फ अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज नहीं बल्कि और उससे दूर में भी लोगों को देखोगे कि इस बारे में वो बात कर रहे होंगे, एंड फॉर दैट वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग जो हम कर रहे हैं। खैर, उसके बाद आते हैं और अदर अपडेट्स पर। दूसरा अपडेट जो नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 को लेकर के, खास करके टेक्नोलॉजीज को लेकर के है, उसमें बात है स्पीडोमीटर की। भाई देखो, स्पीडोमीटर का आना बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन है, क्योंकि इससे पहले बहुत बार मैंने देखा है नेपाल फैंस को कमेंट सेक्शन में ये कहते हुए कि यार हमारे गेंदबाज किस लेवल की गेंदबाजी करते हैं, क्या उनके पास स्पीड है, ये हमें पता नहीं चल पाता है, स्पीडोमीटर नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है यार कोई पर्टिकुलर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तेज कर रहा है, उसको खुद भी पता नहीं चल पाता है कि वो मैच में कितना क्या कुछ कर रहा है। और काफी बार जो मोटिवेशन अंदर से आता है ना, कुछ कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनको तेज डालने का मोटिवेशन होता है, लेकिन उनका वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं किक इन नहीं हो पाता, बिकॉज स्पीडोमीटर नहीं होता है। सो यहां पर जब फैंस देख रहे होंगे कि कितनी स्पीड से गेंदबाजी की गई, और कहीं ना कहीं गेंदबाज के दिमाग में बैक देखो, फास्ट बॉल कुछ भी को यार, फास्ट बॉलर के दिमाग में ये बात होती है कि मेरी बॉल की स्पीड क्या है। आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह को एक बार इंटरव्यू में मीडियम पेसर कह दिया था एक रिपोर्टर ने, तो वहां पर उन्होंने कहा था रिप्लाई, भाई मैं 140 फेंक देता हूं यार, तो मीडियम पेसर तो मत कहो। सो एक फास्ट बॉलर का वो होता है ईगो जो किक इन होता है, तो वो स्पीडोमीटर से काफी हेल्प करता है, और देखने में गेम थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई क्रिकेट बदल जाएगी, बट वो थोड़ा सा एक्साइटिंग और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो यस, अ वेरी गुड थिंग, स्पीडोमीटर इस बार इंट्रोड्यूस होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, जिसको सरप्राइज पैकेज में रखा गया है पारस खड़का के द्वारा। दूसरा जो है सिक्स हिटिंग, जो डिजिटल मेजरमेंट हम देखते हैं काफी बार मैचेस में कि प्लेयर ने सिक्स मारा और उसका डिजिटल, अब जो नेपाल को लेकर के ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दीपेंद्र सिंह आयरी ने कितना लंबा छक्का मारा ये पता नहीं चल पाता है कि कहां, वो अंदाजा हम लगाते हैं कि हाँ वहां गिरी बॉल, लेकिन जिस स्ट्रेंथ से करण केसी सिक्स मारते हैं काफी बार या फिर दीपेंद्र सिंह आयरी सिक्स मारते हैं काफी बार, उसका मेजरमेंट नहीं हो पाता, और जब वो मेजरमेंट होगा तो जाहिर सी बात है उसकी बात और बढ़ेगी। अब होता है ना, सपोज करो इस लीग में किसी ने 120 मीटर लंबा छक्का मार दिया, तो भाई 120 इज अ वेरी बिग नंबर, मतलब यूजुअली नहीं होता है। आप अगर बड़ी बड़ी लीग्स में देखोगे, आईपीएल वगैरह में देखोगे या बीबीएल वगैरह में देखोगे, 15 16 17 मतलब 106 105 108 जाता है, 106 105 107, तो उसके बारे में बात होती है कि यार इतना लंबा सिक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि 110 हो जाता है, किसी का 19 हो जाता है, 108 हो जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जब नेपाल प्रीमियर लीग में आकर कोई इस तरह के लंबे लंबे सिक्सेस मारेगा, देन ऑटोमेटिकली वो चर्चा का विषय बन जाएगा, और किसी ने लंबाई सिक्स मार दिया तो वो रील्स पर सर्कुलेट होने लगेगा, और ये एक तरीका है इसको और प्रमोट करने का।
कल को वो रील्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी चलेगी, इंग्लैंड में भी चलेगी, और फिर वो सब देखेंगे, फिर उसका ऑटोमेटिकली इसकी बात ज्यादा होगी। सो यस, अ वेरी गुड इनिशिएटिव दोनों तरफ से, चाहे आप 6 सिटिंग वाली बात करो या फिर आप बात करो स्पीडोमीटर की। ये मैच को, टूर्नामेंट को काफी ज्यादा बूम देता है और आने वाले टाइम में ये अदर कंट्रीज में भी जाकर के धीरे धीरे ग्रो होगा। खैर, उसके बाद तीसरा जो अपडेट है वो है टूर्नामेंट की फ्लड लाइट और स्टेडियम कैपेसिटी 15,000 के बारे में। अब जहां तक अभी तक का अपडेट है और जहां तक मैं पिछले इंटरव्यू को भी इसमें लिंक कर रहा हूं, जहां पर स्टुअर्ट लॉ के बारे में, स्टुअर्ट लॉ टीयू के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि हाँ, काम चल रहा है, बेहतर चल रहा है। और उस बात को समझते हुए और कुछ पिक्चर्स जो हम लगातार यहां से बैठकर देखते हैं, बिकॉज मैंने टीयू लाइव बैठकर तो देखा नहीं है, अभी करंट सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं देखा है, और जो बात पारस ने कही, मुझे लगता है कि 15,000 अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और फ्लड लाइट के अंदर काफी बेहतरीन होगा। बाकी ओवरऑल कैपेसिटी पर किस किस हद तक काम होगा, क्या एनपीएल आने तक काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा या जहां तक होगा उसको रोककर वहीं टूर्नामेंट शुरू किया जाएगा, ये थोड़ा सा एक बड़ा डाउट है। बिकॉज बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि यार नेपाल में ये चीज है, काम बहुत धीरे धीरे होता है और काफी बार रुक जाता है काम। सो अगर कुछ ऐसा यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर काम बहुत अभी कुछ दिन पहले ही मैं सुन रहा था कि काम ना होने की वजह से या काम स्लो होने की वजह से फाइन भी लगाया जा रहा है। तो अगर चीजें सीरियसली हो रही है तो उम्मीद हम करेंगे कि टाइम पर काम कंप्लीट हो जाए। अगर वाकई 15,000 कैपेसिटी पर काम हो जाता है विद फ्लड लाइट और फॉर एनपीएल, तो वो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। सो यस, दिस वाज द अदर अपडेट, जो वाकई ऑब्वियस बात है कि आप चाहोगे कि यार ये चीजें टाइम आते आते तक हो जाए। अब एक सवाल जो बहुत बार आता है कि यार डीआरएस का क्या है, तो डीआरएस को लेकर के पिछली बार ही बात हो रही थी, इस बार फिर से बात हुई और पारस जी ने थोड़ा क्लियर भी कर दिया कि यार डीआरएस का क्या है ना, वो बहुत हाई कॉस्ट वाली चीज है। आपने सीजन शुरू किया अभी तो काफी हाई कॉस्टिंग वाली चीज है, तो अभी फिलहाल तो नहीं, बट ही सेड के आने वाले टाइम में आपको वो भी दिखेगा, बट अभी इस सीजन में नहीं। सो यस, डीआरएस फिलहाल आपको नहीं दिखने वाला एनपीएल में, लेकिन बहुत जल्दी वो भी इंक्लूड होगा और बहुत जल्दी उस पर भी आप एक और चीज होगा जहां पर आप और ज्यादा इंजॉय कर सकोगे और एक और टेक्नोलॉजी ऐड होगी और वो जो हाई मेंटेनेंस वाली चीज है वो भी मैनेज हो पाएगी एनपीएल में। सो ये सारी चीज जो है वो पिछले साल से इस साल को और बेहतरीन बनाएगा। और ऑब्वियसली बात है, प्लेयर्स के बारे में भी बात है कि भाई आप बेहतर और बेहतर प्लेयर्स देखोगे और ज्यादा वर्ल्ड वाइड, और जो फेमस सेलेब प्लेयर्स हैं वो भी एनपीएल में आएंगे। सो उन पर भी नजर रहेगी। मेन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये कि प्लेयर्स कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है भाई, 6 सिटिंग ठीक है, स्पीडोमीटर ठीक है, कल को डीआरएस भी आ जाएगा, वो भी ठीक है, बट प्लेयर्स कौन कौन से आ रहे हैं, किन किन प्लेयर्स को आप लाने में सक्सेसफुल हो रहे हो, दैट इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खैर, क्योंकि इतनी सारी चीज हो रही है, इतना सब कुछ होकर के ये लीग धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो इस पर मैं आता हूं। पहले चैंपियंस लीग जो है, जो टी20 जो अगले साल होने की बात हुई है, उसको लेकर के छोटा सा डिस्कशन आपके सामने करता हूं। मुझे जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी दूसरे वाले पेज पर, और वहां पर मैंने आई गेस रील बनाई थी, शॉर्ट्स बनाया था, इंस्टाग्राम पर रील और यहाँ पर शॉर्ट्स डाला था। सो बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि जब चैंपियंस लीग टी20 होगा, उसमें बहुत सारी टीम्स होती हैं, आपको अगर आपने देखा होगा 2013-12 में, तो आईपीएल की कुछ टीम होती है, उसमें बीबीएल की कुछ टीम होती है। सो लेट्स टेक एज एन एग्जांपल कि लेट्स से 4 लीग, सपोज कर लो आईपीएल की 3 टीम गई, पीएसएल की 3 टीम गई, बीबीएल की 3 टीम गई, और आईएल टी20 सीएल जो भी मतलब जो भी और आपको लगता है कि उस हिसाब का लीग है जो थोड़ी ठीक ठाक लीग है, उसमें से 2-3 टीम चली गई, ठीक है, एक दो इंग्लिश लीग ले लो, ठीक है। अब उसमें मुझसे बहुत लोगों ने सवाल किया कि क्या एनपीएल की टीम भी वहां जाएगी। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा फिलहाल के लिए, एनपीएल को थोड़ा सा टाइम और दे दो ताकि ग्रो और हो जाए। मतलब अब मुझे पहली बात ये नहीं पता कि क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा, बिकॉज जाहिर सी बात है क्राइटेरिया रखा जाएगा ना अब तो, क्योंकि लीग्स तो बहुत सारी हो गई हैं भाई। अफ्रीका की अलग लीग है, बांग्लादेश की अलग लीग है, और इंग्लिश लीग अलग अपनी है, दी 100 है, ये वो बहुत सारी लीग है। तो इन सारी लीग्स में से आप ऐसा क्या करोगे जो एक क्राइटेरिया सेट हो कि हाँ भाई अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो ही हम उस पर्टिकुलर लीग में से टीम को पिक करेंगे। सो पहले वो क्राइटेरिया हमें पता चल जाए। दूसरी बात ये, अभी एनपीएल धीरे धीरे ग्रो कर, देखो टेक्नोलॉजी के मामले में इस बार एनपीएल में फ्लड लाइट ऐड होगी, इस बार एनपीएल में स्पीडोमीटर आएगा, इस बार एनपीएल में बॉलिंग स्पीड आएगी, अगले बार हो सकता है या फिर उसके अगले बार हो सकता है जाकर के डीआरएस आएगा। तो धीरे धीरे अभी ये लीग जो है वो अपने आप को इंप्रूव करेगी, ग्रो करेगी, एनहांस करेगी, और फिर वो उस लेवल पर पहुंचेगी जहां आप इस बारे में कहोगे कि हाँ भाई इन चीजों में तो हम बिल्कुल टॉप नॉच है, रेडी है। और हो सकता है उससे पहले पहले एनपीएल भी वहां पर एंट्री कर दे, यू नेवर नो क्या क्राइटेरिया सेट किया जाए, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पर वैसे ही एंट्री कर दे। सो अभी ये सोचना कि चैंपियंस लीग टी20 में एनपीएल की टीम जाएगी या नहीं जाएगी, सोचने तक ठीक है, लेकिन अगर नहीं जाती है तो इस पर निराश होने वाली बात
बात नहीं है, बिकॉज हम थोड़ा सा फैक्चुअल रहेंगे यार। हम उन लोगों की तरह बात नहीं करेंगे कि हाँ क्यों नहीं गए, या बीसीसीआई ऐसा, आईसीसी ऐसा। भाई आपको भी पता है, मुझे ही पता है कि एक तरफ लीग 15-15 सालों से चल रही है, 8 साल से, 9 साल से, 10 साल से चल रही है। एक तरफ लीग अभी पहला सीजन देकर गई है और उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट की जरूरत है, उसमें डीआरएस के आने की जरूरत है, उसमें स्टेडियम बन रहा है, उसमें पहली बार फ्लड लाइट मैच हो रहा है, तो इन सब चीजों की जरूरत है। और धीरे धीरे जब ये चीजें आ जाएंगी उस पॉइंट पर, तब अगर वहां पर पहुंचे तो और बेहतर होगा। सो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, कुछ सीजन्स और लगेंगे, उसके बाद जाकर के वहां पर एंट्री होगी। बाकी आगे क्राइटेरिया का वेट करेंगे, जैसे क्राइटेरियाज आएंगे उस हिसाब से हमें पता चलेगा चैंपियंस लीग टी20 में या फिर टी20 चैंपियंस लीग। उसका नाम भी चेंज होने वाला है, तो खैर जब नाम चेंज हो जाएगा फाइनल तो फिर देखते हैं क्या नाम रखा था और फिर उसमें कितनी कितनी टीम्स कौन कौन सी लीग से एंट्री करती हैं। सो दिस वाज अबाउट द चैंपियंस लीग। अब आते हैं लास्ट संदीप लामिछाने पर। संदीप लामिछाने को लेकर के पारस भाई वाज वेरी पॉजिटिव, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है ना, मतलब जिस दिन संदीप ने अपने आप को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाया था, जिस दिन उन्होंने ये ऑफिशियल करा था, उस दिन लगा था एक बार को कि यार प्रॉब्लम हो जाएगी। संदीप का कैन के साथ ना जुड़ा होना और इतना पब्लिकली आकर के इसको अनाउंस कर देना, ये थोड़ा सा टसल दिखाता है, थोड़ा सा क्लैश दिखाता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू संदीप, हैट्स ऑफ टू कैन एंड हैट्स ऑफ टू पारस भाई कि जिस तरह से इस चीज को एकदम नॉर्मलाइज करा कि भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है क्या हुआ, संदीप अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, वो है टीम का हिस्सा ही, वो आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं है, उनका अगर मन करेगा तो दोबारा आ सकते हैं। पारस ने कहा कि भाई संदीप का अगर मन करेगा संदीप दोबारा आ सकते हैं, किसी टाइम आ सकते हैं। सो ये जो क्लैरिटी है ना, ये देखकर बहुत अच्छा लगा, ये वाली क्लैरिटी चाहिए। एंड दिस इज व्हाट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज, कि आप बिना मतलब के उसमें कोई, आप प्रोफेशनल हो, आपने कहा कि भाई मैं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहता हूं, कैन ने अग्री करा, अब वो बात विदाउट एनी ग्रजेस, वो बात एकदम नॉर्मल चल रही है। कल को अगर लगेगा कि नहीं यार मैं वापस आना चाहता हूं, वापस आ जाओ। सो कोई पर्सनल ग्रज लेकर के कोई किसी के खिलाफ ना बैठे, प्रोफेशनलिज्म दिखे, तो वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है। एंड बहुत अच्छा लगा सुनकर कि दोनों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब पारस भाई ने इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस में जब प्रेजेंटेशन दी थी, तो वहां पर भी संदीप लामिछाने ने काफी तारीफ करी थी। सो ये जो दोनों तरफ से आ रहा है, ये रिश्ता देख करके काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि नेपाल क्रिकेट के लिए ये रिश्ता बहुत जरूरी है भाई। संदीप लामिछाने जैसा नाम और दूसरी तरफ पारस खड़का जैसा इंसान जिसने इतना सब कुछ किया है, कप्तान से होकर के आज सेक्रेटरी। सो ये जो पूरा है ना, ये इसके बीच में जोड़ाव हो तो ज्यादा अच्छा है, अलग अलग रहेंगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो अ वेरी गुड थिंग फॉर एंटायर नेपाल क्रिकेट। खैर दिस वाज द अपडेट फ्रॉम द एनपीएल, और सुधा पश्चिम हैट्स ऑफ कि आपने ये पॉडकास्ट करा। एंड आई एम वेरी श्योर कि सुधा पश्चिम को देखने के बाद और भी जो फ्रेंचाइज हैं वो भी अपना कुछ कुछ पॉडकास्ट जैसा स्टार्ट करेंगे, विच इज वेरी गुड यार। आप धीरे धीरे अपनी टीम को थोड़ा ग्रो करोगे, फैंस से कनेक्ट हो गए, फैंस आपसे कनेक्ट होंगे, फैंस आपके प्लेयर्स की बातें इन डेप्थ सुनेंगे, और फिर उसके बाद कनेक्शन इससे बढ़ता है और लीग इससे बढ़ती है। सो आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में विल सी मोर सच पॉडकास्ट, और सिर्फ पारस दाई नहीं, और भी बहुत सारे लोग जो कैन से जुड़े हुए हैं या फिर जो नेपाल क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, चाहे प्लेयर्स हो चाहे कोई भी हो, वो भी आकर के अलग अलग पॉडकास्ट पर जो अपनी डिटेल्स और छोटी छोटी चीजें बताएंगे, तो नेपाल में क्रिकेट का क्रेज और बढ़ेगा और यूथ जो है वो इसमें जुड़ेगा, और आने वाले टाइम में यू विल सी नॉट ओनली एनपीएल बट नेपाल क्रिकेट साथ साथ में ग्रो करता हुआ। खैर लेट्स सी कि आगे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। बाकी टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।